तो हेलो एवरीवन, मैं फेलवेंगो की बुक से आज लेकर आई हूँ प्रो सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर है नहीं, उसका नाम है द लास्ट लेसन। उसके जो ऑथर है वो अल्फोंस एडाउडे हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको लगेगा कि ये बोरिंग है, मगर नहीं। अगर जिसके कोई फेवरेट टीचर इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश के जो टीचर तुम्हारे अगर कभी भी फेवरेट हुए हैं और जिनको तुम मिस कर रहे हो, तो शायद ये चैप्टर तुमको बहुत अच्छे से फीलिंग करोगे, तो बहुत अच्छे से तुमको याद हो जाएगा, समझ में आएगा। और उस फील को जो ये इसमें एक एम हैमल है और फ्रांस है, अगर इस चीज़ को, अगर ये जो कैरेक्टर हैं इनको तुम अपने पर रख के देखोगे, एम हैमल अपने इंग्लिश टीचर को बना दो और फ्रेंड्स तुम बन जाओ, तो शायद तुमको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि ये क्या है। ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ था। एक हमारे सर थे, उन्हें हम बहुत मिस कर रहे हैं, और जो मैटर इसमें है ना, सेम मैटर मेरे साथ वही हुआ। वो भी ऐसे ही मुझे समझाते थे, मगर शायद उस वक्त मुझे नहीं समझ में आया। मुझे लगा कि शायद आज नहीं तो कल मैं सीख लूँगी, आज नहीं तो मैं कल सीख लूँगी। मगर एक दिन ऐसा आया कि वो टीचर चले गए, सिलेबस को छोड़ कर चले गए। उनको प्रिंसिपल ने हमारे निकाल दिया, मगर हमें बहुत दुख हुआ। मगर उनका नाम मैं अभी नहीं लूँगी, मेरे फेवरेट टीचर हैं, मैं आपको उनका नाम बताऊँ, मगर अभी लेट हो जाएगा। सबसे पहले मेरे आपको ये समझा देते हैं, फिर उनका नाम लास्ट में। और ये चैप्टर जो भी है, मैं उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ और उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने, मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने सर को। उनका नाम ये है, मगर मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस यू वाक्टर नाम का लोहार था, और वह अपने प्रेशियाओं के साथ समाचार पढ़ रहा था। और उसने मुझे पीछे से पुकारा, कहा, इतनी जल्दी मत करो, स्कूल जाना तो स्कूल पहुंच जाना, बहुत सारा समय है, मगर इतनी जल्दी जल्दी भागो मत। तो मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं बहुत बुरी तरह से हारता हुआ एम हैमल के पास छोटे बगीचे में पहुंचा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो अफरा तफरी में, जैसे शोरगुल होता नहीं है, मतलब शोर होता है कि यार प्रेयर हो रही है, पता ही चल जाता है दूर से ही, ठीक है। मगर जिसे बाहर, जैसे मान लेते हैं कि जिसे बाहर से गली में सुना जा सकता था, मेज़ों का खोला जाना और बंद किया जाना, बेहतर समझ में आना और कानों पर हाथ रखकर, जो कि समवेत स्वर में पाठकों को ज़ोर ज़ोर से दोहराना, जैसे होता नहीं, का आ ऐसे चिल्लाते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जब स्कूल खुला होता है तो जाहिर सी बात है, मतलब काफ़ी दूर से भी आवाज़ समझ में आती है कि हाँ ये स्टार्ट हो गया, प्रेयर स्टार्ट हो गई। तो अध्यापकों के विशाल पैमाने पर मेज का जो टकराना, परंतु अब सब कुछ इतना शांत था। मैंने कहा, ये क्या स्कूल बंद है क्या? ऐसा लगा मुझे अंदर से। कभी कभी ऐसा नहीं होता, स्कूल की प्रेयर तो पहले से सुनाई देती है। अगर हमारे 7:45 का स्कूल है तो हम लोग जब मान लेते हैं कि 7:50 पे जाते हैं तो प्रेयर स्टार्ट हो जाती है, तो सुनाई देने लगता है, यार लेट हो गए, घबराहट होने लगती। मगर मुझे ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, तो मुझे लगा कि यार इतना शांत क्यों हो सकता है। मगर मुझे भरोसा था कि मतलब कुछ तो है। मैं बिना किसी को दिखाए अपने मतलब मेज पे जाके बैठ जाऊंगी। मुझे लगा, अरे यार जाओ, मैं तो भीड़ के अंदर से ही घुस जाऊंगी, कोई मुझे देख नहीं पाएगा, टीचर पहचान नहीं पाएंगे कि हम लेट में आए हैं। परंतु उस दिन हर चीज़ सचमुच रविवार की सुबह के जैसे शांत हो रहा था। ऐसा लग रहा था यार संडे, आज स्कूल ही आ गए बेकार। ऐसा डर लग रहा था कि छुट्टी तो नहीं है कुछ, या कोई फेस्टिवल तो नहीं है, एकदम संडे मॉर्निंग का फील आ रहा था। अगर खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, अपने दोस्तों को देखा खिड़की से, कि वे पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। हमने देखा सारे लोग अपने सीट पर बैठे हैं, और एम हैमल ने भयानक, जो कि डंडे लेकर बगल में दबाए हुए हैं, मैंने देखा कि यार वो तो स्टिक लिए हुए हैं और सब एकदम से पढ़ रहे हैं शान से। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप जान नहीं सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए लेट टाइम कितना। हर स्टूडेंट जा सकता है, जो भी अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, सब ये जानते हैं कि अगर एक टीचर के सामने लेट में पहुंच जाओ तो टीचर कैसी क्लास लगाता है भैया, बहुत सुनाता है, ठीक है। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस बात की, मैं कितना शर्मिंदा थी, कितनी डरी हुई थी। बट यहाँ
मैं फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, यहाँ अपनी भी बात कर रही हूँ, तो आप ये ना सोचिएगा कि मैंने कभी लड़का बोला कभी लड़की बोली। तो मैं अपने भी फील करती हूँ, जब मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो अपने भी फील करती हूँ। ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर है। तो परंतु कुछ भी नहीं हुआ था। एम हैमेल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुतापूर्वक कहा, नन्हे फ्रांस, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ और हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। ओह माय गॉड! जो कि मान लेते हैं जो टीचर हम पे गुस्सा करते हैं, हमको बात बात पे सुनाते हैं, अगर मुझे नहीं याद होता है तो वो सुनाते हैं। आज वो मैं इतना लेट हो गया, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं जाओ बैठो जाके, वरना तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं सोचने लगा, हाँ क्या बात। मैं बेंच पे कूद कर अपनी डेस्क पर बैठ गया। तब तक मैंने यह नहीं देखा, हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट और अपनी झालरदार शर्ट और काली छोटी स्कील वाली जो टोपी पहन रखी थी, जिस पर काशतकारी की गई थी और जिन्हें मैं निरीक्षण तथा पुरस्कार वितरण के दिन ही इसके अलावा कभी पहनते हुए नहीं देखा। मुझे लगा कि आज क्या मतलब प्राइवेट विद्यालय है क्या, बहुत ही इसके अलावा लग रहा था। आई मेरे सैड मोमेंट था, आप नहीं समझ सकते। किंतु जिस चीज़ ने मुझे सर्वाधिक चकित किया वह यह थी कि सदा खाली रहने वाला पीछे बेंचेस में गांव के लोग थे और चुपचाप बैठे थे। वे अपना तिकोना टोपा पहना हुआ बूढ़ा, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इसके अलावा कई अन्य लोग थे। सभी दुखी दिखाई दे रहे थे और बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी बाल पोथी लाया, उसके जिसके किनारे अंगूठों से पेज उलटने के कारण गंदा हो रहे थे और उसमें से ये जो घुटने तक उसका खुला हुआ था, उसका बड़ा ही चश्मा पृष्ठ पड़ा हुआ था। तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ी विचित्र लग रही थी। मैंने कहा अरे यार ये क्या हो रहा है, जबकि मैं इस बात पर विचार कर ही रहा था कि एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में उनका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया। बोले मेरे बच्चों, उन्होंने बोला मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है और जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। एल्सेस और लॉरियन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का ही आदेश बर्नली से आया है और जो बर्नली से आया और नए अध्यापक कल आ जाएंगे और यह जो फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है और मैं चाहता हूँ कि आप एकाग्र रहें। मैंने कहा अरे ये सारे शब्द आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर जब कोई टीचर फेवरेट हो जाता है तो क्या फील होता है उस वक्त, जब कोई भी टीचर ये बात बोलता है कि अब वो नहीं पढ़ाएगा। ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। हाय अभागे लोग! सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था कि फ्रांस भाषा अब मेरा अंतिम पाठ है। अरे मैं मुश्किल से इतना जान पाया। मैंने भी यही फील किया था जब मेरे सर ने पार्टिसिपल के क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था, ट्रांसलेट कराना स्टार्ट किया था। डेली टू डेली टेस्ट लेते थे और मैंने काफ़ी कोसा। और पता है क्या होता था मेरे साथ कि कैपिटल लेटर में, जैसे जहाँ स्मॉल लेटर का सिस्टम होता था वहाँ मैं कैपिटल लेटर यूज़ कर देती थी। तो मेरे सर बहुत सुनाते थे, बोलते थे कि तुम कैसे पढ़ने में आ गई, तुमको तो मॉर्न में होना चाहिए था ये वो। और उन्होंने, हालांकि मुझे एक बात याद है, उन्होंने कहा था जब मतलब डेली टू डेली ऐसा होता था तो उन्होंने कहा था जब देखा मेरी मिस्टेक तो बोला निकल जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ। उन्होंने ये डायलॉग तक बोले थे, मगर बहुत बुरा लगा था। और जब वो चले गए तो उनके जैसा कोई टीचर मुझे दिखा ही नहीं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं बहुत भावुक हो गई तो क्योंकि ये लाइन ही एक ऐसी थी, इस वजह से। तो हम कहाँ थे फिर, वहाँ पर जब मैंने देखा था कि यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पे यही सब लिखा हुआ था और वह बहुत दुखी था और उसने कहा कि मैं अपने पाठ याद ना कर पाया। और जैसे कभी कभी उसने सोचा कि मैं पढ़ूँगा नहीं, हर स्टूडेंट्स के साथ होता है कि जब कोई वर्क मिलता है तो सोचता नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। और उसने पाठ ना याद करके बच्चों के अंडे ढूंढने लगता था। और वो बहुत दुखी था कि मेरी पुस्तक
जो थोड़ी देर पहले ले जाने में बड़ी भारी लग रही थी, बड़ी समस्या थी, और जो मेरी व्याकरण और संतों का इतिहास अब पुराने मित्र जैसे लग रहे हैं, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता। और एम हैमल के बारे में भी ये विचार नहीं है कि जो थे, मतलब पहले जैसे हमारे टीचर्स की करवाहटें थी मन में, मतलब मुझे लगता था बहुत बुरे टीचर हैं यार, बहुत मारते हैं या बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये सब वो फ्रांस भूल चुका था, भूल चुका था। अब क्या करता? तो उसने कहा कि अब मैं बहुत सैड था। फ्रांस बोला कि अब तो मैं इनसे मिल नहीं पाऊँगा, क्योंकि क्या करें, और मुझे क्या बताए, उनकी जो सर की जो बदतमीजियाँ थीं या जो बुरा रिएक्ट करते थे हमारे साथ, वो सब भूल चुका था फ्रांस। बेचारा आदमी, यानी कि या मेरे बेचारे गुरुजी, ये अंतिम पाठ के सम्मान उन्होंने रविवार के दिन सुंदर कपड़े पहने थे। और अब मैं समझ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे थे। इसीलिए कि उनको भी दुख लग रहा था कि वे ज़्यादा स्कूल नहीं आ पाएंगे। और हमारे अध्यापक, जो कि 40 साल से निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने आए थे, मतलब जो बुजुर्ग थे, गांव के लोग थे, उन्होंने सोचा कि अब इतना मतलब 40 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो अब जा रहे हैं तो सब लोग एक साथ आ जाओ, इसलिए थैंक यू कहने आए थे। और जो देश को अपना, मतलब उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, देश का सम्मान का प्रदर्शित करना है। और उनका ये तरीका था कि हमारे यहाँ फ्रांस लैंग्वेज सिखा रहा है एक टीचर 40 साल से, तो अब उसकी विदाई के लिए सब लोगों का साथ होना एक सम्मान के बराबर है। अब जब ये सब बातें हो रही थी, जब उन्होंने ये सब बातों के बारे में सोचा, तब मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना, और अब बोलने की मेरी बारी थी। बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियमों को पूरा जोर जोर से स्पष्ट रूप सुनाने के समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने के लिए तैयार था। मुझे लगा मेरे टीचर जा रहे हैं, आज जितना हो सके मैं सुना दूँ, क्योंकि मैं उनके लिए अच्छा फील करने लगी थी। सेम ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मुझे बहुत मिस है वो लास्ट डे जब हमारे सर चले गए हमें छोड़कर हमारे स्कूल से। बट वही फील शायद फ्रांस को भी हुआ होगा, क्योंकि ये फील मैंने भी किया। अर्थात मैं पार्टिसिपल के कठिन नियमों को ज़ोर ज़ोर से स्पष्ट रूप से बिना किसी तुष्टि के पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक थी। मुझे लगा कि आज मैं बिना मिस्टेक के ये सारे वर्ड्स को सुना सकती हूँ, किंतु मैं पहले ही शब्द में उलझ गया और मेज पकड़कर खड़ा रह गया। जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट की, मैं नहीं बोल पाई। जैसे कि हमारे सर सेंटेंस के टेस्ट लेते थे, तो इंग्लिश के ट्रांसलेट करना रहता था। अगर कभी कुछ गलती हो जाती थी तो वो डांटते ही थे, मगर जब वो जाना चाह रहे थे तो शायद मुझे अच्छा खासा आने लगा था और शायद मैं सुनाना चाहती थी, मगर मैं सुना नहीं पाई, कुछ मिस्टेक हो गई। तो मेरा दिल धड़क रहा था, मुझे ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी, मतलब कि सर से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं थी मुझे भी और फ्रांस को भी। तो मैंने एम हैमल को मुझको कहते हुए सुना कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रांस, तुम अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस कर रहा होगे। देखो, ऐसा है कि प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा, अरे मेरे पास काफ़ी समय है, मैं इसे कल कर लूँगा, और तुम देख रहे हो कि तुम कहाँ गए। सेम ऐसे ही स्टूडेंट सोचते हैं। देखिए, ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर स्टूडेंट सोचता है कि यार मेरे पास तो काफ़ी समय है। अगर जैसे मान लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो बोलेंगे काफ़ी समय। अब भैया लास्ट 2 मंथ्स हैं, 2 महीने में क्या कर लोगे तुम? कल कर लूँगा, अभी 2 महीने में भी तुम्हारे पास देख लेना कुछ नहीं हो पाएगा, अगर जिसने नहीं सोचा। मगर जिसने सोचा तो उसके लिए 2 महीने भी बहुत हैं। प्लीज़ ध्यान रखो, पढ़ाई में इंटरेस्टिंग बनो, पढ़ाई को
पढ़ाई ना समझो, पढ़ाई को एक कहानी समझो और फील करो, तभी तुमको समझ में आएगा। तो देखो, ये उन्होंने क्या कहा कि कल कर लेंगे, समय बहुत है, ये सब चीज़ें कौन करता था? फ्रांस करता था। और हाई अल्सर्स के साथ भी यही बड़ी परेशानी है, और वह सीखने को कल के लिए टाल देती है। सेम ऐसे ही कंडीशन। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार है, ऐसा कहेंगे कि तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो। जैसे कि मान लेते हैं आपने कहा कल कर लेंगे, टेस्ट आएगा, ये वो, और परसों आएगा। जब एग्ज़ाम आता है, आप मान लेते हैं 3 महीना पहले से आप पढ़ रहे थे, आप पहले एग्ज़ाम आए, तिमाही के एग्ज़ाम आए, क्वार्टरली एग्ज़ाम आए, कोई भी 6 महीना 3 महीना, आपने कहा, घर में बहुत बोला कि हम कर लेंगे, हमने कहा याद कर लेंगे, और जब रिज़ल्ट आता है, अगर आप फेल हो जाते हैं तो घर वालों के पास आपके पास कहने का अधिकार रहता है। घर वाले आपसे क्या कहते हैं? अरे हमको तो पता था कि तुम फेल हो जाओगे, पढ़ते थे नहीं। सेम ऐसे ही कंडीशन क्या थी कि सर ने बोला कि अब तो उन लोग जो बाहर के लोग हैं वो लोग भी कहने का अधिकार रहेंगे कि तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, तुम्हें तो अपनी भाषा ही लिखनी नहीं आती, ना बोलनी आती है। किंतु नन्हे फ्रांस, तुम्हें सबसे बुरे नहीं हो, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, और हम सब स्वयं को दोष देने के लिए प्राप्त है। मतलब सर देखिए क्या कहते हैं कि तुम ही क्यों खाली बुरे नहीं हो फ्रांस, और भी लोग हैं, और ख़ासकर हम खुद हैं। तुम्हारे माता पिता, जैसे कि उन्होंने कहा, और भी लोग हैं, जैसे कि तुम्हारे माता पिता ने कहा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलाने के लिए प्रत्यय उत्सुक नहीं थे, और वे तुम्हें किसी फर्म या आरा मशीन काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे, ताकि थोड़ा सा अधिक धन मिल सके। मैं दोषी हूँ, सर बोलते हैं कि मैं भी दोषी हूँ, और तुम ही क्यों खाली दोषी नहीं हो। सर ने कहा तुम्हारे माँ बाप भी हैं, मैं भी हूँ। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, मैं भी हूँ। क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने के लिए बजाय अक्सर फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज दिया? देखिए, और मछली को पकड़ने के लिए नहीं भेज दिया। जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था। अब जैसे अब कभी कभी टीचर्स भी होते हैं, अब मान लेते हैं हम जान गए कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो उससे हमने पूछा क्वेश्चन, वो नहीं सुना पाया, तो उसको हम लोग खड़ा कर देते हैं, मुर्गा बना देते हैं, या स्टिक मारते हैं। स्टिक तो चलिए कोई बात नहीं, स्टिक मार के बैठा दे। कभी कभी कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं कि अपना पूरा पीरियड लेते ही नहीं आते, पढ़ाते हैं, और वो टेस्ट लेते हैं, वो जानते टेस्ट ले नहीं पाएंगे, तो उनको खड़ा कर देते हैं, और टाइम वेस्ट, आधा घंटा खड़ा, कुछ पढ़ाया नहीं, कॉपी भी चेक करके चले गए। तो कहीं ना कहीं टीचर्स भी गुनहगार हैं जब बच्चों को नहीं आता है कुछ। ठीक है, यहाँ पर सर ने खुद, एनएमएल सर ने खुद बोला कि मैं भी जिम्मेदार हूँ, मगर हर मामले में सर नहीं होते हैं, ये भी चीज़ है, स्वयं करना चाहिए। और मेन तो टाइम, समय कभी वापस नहीं आता, और कल कभी होता नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फिर एक बात, दूसरी बात करते हैं कि एम हैमल, जो कि फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात कर रहे थे, और यह कहते हैं कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे सरल भाषा है, और कहते हैं कि इसे हम अपने बीच सुरक्षित रखना चाहते हैं, और सुरक्षित रखना है तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर हमें कोई भी भाषा, मान लेते हैं ये तो फ्रांस की बात है, मान लेते हैं हमारे इंडिया में रहकर अगर हमें हिंदी ना आए तो कितनी शर्म की बात है। तो ये जो हमारी हिंदी है, ये हमारे लिए गर्व है, समझ लीजिए। ये हमारा इतनी सुंदर भाषा है, इतनी सरल भाषा है कि सभी बोल सकते हैं, और अपनी भाषा के लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं कि क्योंकि किसी भी देश के लिए लोग गुलाम होते हैं जब तक वे अपनी भाषा से मजबूत नहीं होते। हर इंसान जब गुलाम होता है ना, जब उसको पता ही नहीं होता कि हमारी भाषा क्या है। क्योंकि किसी देश के लोग गुलाम होते हैं जब तक उनकी भाषा मजबूती से बंधे रहते हैं। ऐसे में बात करते हैं, अगर मानो कि उनकी जेल की चाबी उनके पास है, और फिर उन्हें व्याकरण की एक किताब खोली और हमारा पाठ हमें पढ़ा कर सुनाया, और मैं यह देखकर चकित था कि मुझे ये कितनी अच्छी तरह से समझ आ रहा है। उन्होंने जो कुछ कहा बहुत कुछ सरल लगा, और मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं
कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था, और उन्हें हर चीज़ ध्यानपूर्वक इतना अधिक स्पष्ट नहीं सुना मैंने। ऐसा लग रहा था कि बेचारा जाने से पहले वह कुछ जानता था, वो सबको देना चाहता था, और इस सारी जानकारी को एक ही बार में हमारे दिमाग में डालना चाहता था। देखिए, कभी भी स्टूडेंट्स जो टीचर्स को बातें को नहीं समझ पाते हैं, उनकी सबसे मेन पॉइंट ये होती है कि उनको समझ नहीं पाते हैं, और जब तक कि हम किसी टीचर्स को समझ नहीं पाएंगे तो हम उसकी बातों को कैसे समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि टीचर्स को समझिए, उनके भावों को समझिए, तभी आप। और जब तक कि फ्रांस ने टीचर्स को नहीं समझा, तब तक कि उसने उनकी बातों को अवॉइड किया, और जिस दिन उसने अच्छा समझा टीचर्स को, उसी दिन उसने सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा था। चलिए बात आगे करते हैं कि जब यहाँ बात हो गई तो व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ, और उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए एक नई कॉपी थी जिन पर सुंदर शैली में हस्तलेखा में लिखा था कि फ्रांस अल्सर्स। वे ऐसी लग रही थी कि जैसे कि विद्यालय के उस कक्ष में सब कुछ छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हैं, और जो हमारी मेज़ों के ऊपर लटक रहे थे। काश आप सभी देख पाते कि किस तरह से लग रहा था। ओह माय गॉड, किस तरह से उस दिन सब लोग काम में जुटे थे। सब कुछ कितना शांत था। एकमात्र ध्वनि कागज की और पेन की रगड़ आ रही थी, सुनाई दे रही थी कि खाली पेन से लिखा जा रहा है, कागज पलट रहे हैं बस। एक बार कुछ भंवरा उड़कर अंदर आया, परंतु किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। मतलब एक बार भंवरा या मक्खी आए, मगर किसी ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। सबसे छोटे बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, जो पूरे समय मछली पकड़ने और कांटों को चित्र में लीन रहता है, मानो कि वो फ्रांस भाषा थी। छत पर कबूतर बहुत ही धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे, और मैंने ये सोचा, क्या ये इन्हें भी जर्मन भाषा गाने के लिए मजबूर करेंगे, कबूतरों को भी, मैंने सोचा, यानी कि फ्रांस ने। और जब भी कभी मैंने लिखते हुए ऊपर की ओर देखा तो एम हैमल को अपनी कुर्सी पे स्थिर बैठे हुए देखा। वे कभी किसी चीज़ को घूर रहे थे, मानो कि वह अपना मस्तिष्क में छोटे छोटे स्कूल के कक्ष को प्रत्येक वस्तु को अंकित करना चाहते थे, जैसे कि वे दिख रही थी। ज़रा सोचो, 40 वर्ष की वे स्थान पर थे, 40 वर्ष एक ही स्थान पर काम करना, मानो कि उनका जो बगीचा था, उनकी जो खिड़की थी वो बाहर था, और उनकी जो कक्षा के सामने बिल्कुल ऐसे ही केवल मेज और कुर्सी घिस घिस कर चिकनी हो गई थी, और बगीचे में अखरोट से पेड़ और अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे, और जो होप वॉइस मान लेते हैं कि जिन्हें उन्हें स्वयं ही हाथों में लगा रखा था, वो खिड़की थी। और इन सब को छोड़ते हुए संदूक पैकिंग करते हैं, और अपनी बहन की चलने की आवाज़ सुनकर बेचारा अध्यापक का दिल किस तरह टूट रहा होगा। अगले दिन ही उन्हें देश छोड़ के जाना था, किंतु उसमें हर पाठ बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। लेखन के पश्चात हमारा इतिहास का पाठ हुआ, और फिर छोटे बच्चे ने ज़ोर ज़ोर से अपने बा बे बी बो बी बोला, और कमरे के पीछे ज़ोर बूढ़ा जो हर्षस ने अपना चश्मा पहन लिया था और अपनी पुस्तक दोनों हाथ में पकड़कर वह भी साथ में बोल रहा था कि बा बे बो आदि बोल रहा था। देखो, आप कह सकते हैं कि
वह भी रो रहा था, भावुकवश। उसके अंदर भावुकतावश जो उसकी आवाज़ काँप रही थी, उसे सुनना इतना मुश्किल था। सब हंसना और रोना चाहते थे। ओह, ये अंतिम पार्ट मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजे और एंजेलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। उस समय ड्रिल का दौड़ कर आते हुए प्रशिया के सैनिक तुरंत ही हमारी खिड़कियों के नीचे बजती हुई सुनी और एमहैमल अपनी कुर्सी पर खड़े हुए बहुत पीले पड़े हुए थे। उन्होंने कहा, मैं किस बात ने उनका गला बंद कर दिया और वे अपनी बात जारी न कर सके। फिर वे शाम पट की ओर मुड़े, मतलब कि ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े और चौक पर एक टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से उन्होंने जितने बड़े अक्षर में वे लिख सकते थे, सबको छोड़ने के लिए जो संदूक पैकिंग करते हुए जो जितने बड़े अक्षर में वे लिख सकते थे, उन्होंने लिखा, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वे रुक गए और अपना सिर दीवार की सहारे झुका लिया और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। ओह माय गॉड, ये जो लेसन है, द लास्ट लेसन, इसको सुन के आप लोग भावुक हुए कि नहीं हुए ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत हर्ट हुआ। उसमें हर पार्ट चले गए, बिल्कुल अंत तक सुनाने का साहस था। लेखन के प्रत्यक्ष हमारा इतिहास का पाठ हुआ। हमारी भी छोटी छोटी गलतियां निकाली। मैंने जैसे बताया कि मैं कैपिटल वर्ड में, जैसे मान लेते हैं कि मैंने नाम लिखा, अपना मान लेते हैं मोनिका विश्वकर्मा, तो मोनिका तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया स्टार्टिंग में एम, मगर विश्वकर्मा में मैंने वी स्मॉल कर दिया, जो मेरा लास्ट नेम था। तो उसमें उन्होंने गलती निकाल दी, तो मैं चिढ़ जाती थी कि यार कैपिटल और स्मॉल में कौन फ़र्क करता है। मगर बाद में मुझे समझ में आया कि वो मेरे कितने अच्छे टीचर थे। आई मिस यू माय विनेश सर, थैंक यू सो मच।